Company audit, duties of an auditor. This is Deepak Singh, guest lecturer, SPM College, NCWeb, DU. Hello friends, we are in the continuation of the video Company Audit Part 3. In the part first, we have discussed about the qualification and disqualification of the auditor, and in part 2 videos, we have discussed about the appointment of the auditor. This is the part 3rd video in which we will discuss about the duties of an auditor. So before starting the duties, let's understand what is duties. Duties are the moral and legal obligation. Moral obligation, sometimes it becomes moral obligation, sometimes it is legal obligation. You have heard that duties defined under the constitution for the citizens. So वो ड्यूटीज़ क्या हैं? वो ड्यूटीज़ मोरल ऑब्लिगेशंस हैं, बिकॉज अगर आप वो ड्यूटी फुलफिल करते हो नहीं करते हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. दैट आर दी मोरल ऑब्लिगेशन टू एन इंडिविजुअल. बट देयर आर सर्टेन ड्यूटीज़ विच आर लीगल ऑब्लिगेशन. लीगली कंप्लाई करना उस ड्यूटीज़ को मैंडेटरी होता है. इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट द लीगल ऑब्लिगेशन because the duties of an auditor defined under section 143 of Companies Act 2013. इस Companies Act के 143 सेक्शन के अंदर डिफाइन है ड्यूटीज. दैट्स वाई दिस ड्यूटी बिकम्स द लीगल ऑब्लिगेशन टू एन इंडिविजुअल. अगर हम इंडिविजुअल ड्यूटीज और पावर्स में डिफरेंस समझें तो ड्यूटीज़ मीन्स होती हैं वो ड्यूटीज़ जो इंडिविजुअली पर्सनली ऑब्लाइज होता है पर्सन करने के लिए. बट पावर की अगर हम बात करें तो पावर इज़ द मोरल और लीगल एंटाइटलमेंट. मीन्स कि किसी अपने को छोड़ के किसी थर्ड पर्सन के ऊपर हमारे कोई राइट्स होते हैं, उससे हम पावर कहते हैं. बट ड्यूटीज इज द पर्सनल और इंडिविजुअल्स ऑब्लिगेशन. दैट कुड बी ए मोरल और लीगल, बट इन दिस केस वी आर टॉकिंग अबाउट द लीगल ऑब्लिगेशन. सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. फर्स्ट पॉइंट इज ड्यूटी ऑफ ऑडिटर टू इंक्वायर ऑन सर्टेन मैटर्स. तो यहाँ पे ड्यूटी होती है ऑडिटर की कुछ मैटर्स पे इंक्वायर करना. ये ड्यूटीज़ डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन 143 के अंदर कि आपको कुछ मैटर्स के अंदर इंक्वायरी करना मैंडेटरी होगा. उसमें से हम कुछ मैटर्स को डिस्कस करते हैं. फर्स्ट मैटर इज अगर कोई कंपनी लोन एडवांसेस हैं और कंपनी ने उसको डिपॉजिट्स में शो किया हुआ है तो इसको इंक्वायर करना ऑडिटर की ड्यूटी बनती है, क्योंकि कुछ लोन्स एंड एडवांसेस अकाउंट में ही शो करना चाहिए. अगर कंपनी ने उसे डिपॉजिट अकाउंट्स में शो कर रखा है बाय डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे क्या होते हैं, अकाउंट्स में मैनिपुलेशंस के चांसेस और फ्रॉड के चांसेस होते हैं. इसलिए यहाँ पे ऑडिटर्स की ड्यूटी डिफाइन कर दी गई है कि लोन्स एंड एडवांसेस अगर कुछ ऐसे हैं तो आपको डिपॉजिट्स भी चेक करना होगा कि आपका डिपॉजिट्स लोन्स एंड एडवांसेस की फॉर्म में तो नहीं रिकॉर्ड किया गया है. तो दीज आर द ड्यूटीज़ विच आर डिफाइंड अंडर सेक्शन 143. तो इस मैटर्स में इन ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, इंक्वायरी करनी पड़ेगी, यानी कि एक क्रिटिकल इंक्वायरी. एंड नेक्स्ट इज द पर्सनल एक्सपेंसेस हैव बीन चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट. इफ़ देयर इज एनी पर्सनल एक्सपेंडिचर विच इज़ चार्ज टू द रेवेन्यू अकाउंट, यानी कि पर्सनल एक्सपेंसेस को आप कंपनी के रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज नहीं कर सकते हैं बिकॉज दे आर योर पर्सनल एक्सपेंडिचर. एंड हमने पढ़ा था कि कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज की डेफिनेशन है इंडिविजुअल और कंपनी बहुत आर डिफरेंट, दो डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं. तो इसलिए आप अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू अकाउंट में चार्ज नहीं कर सकते हैं. तो अगर ऐसा कुछ है तो इसमें हर एक जितने भी रिलेटेड और एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे इन सब की इंक्वायरी होगी, यानी कि रेवेन्यू अकाउंट्स की, पर्सनल एक्सपेंसेस की. तो इन सब की इंक्वायरीज ऑडिटर करेगा. और इस इंक्वायरीज़ के लिए जितने भी उसे इंक्वायरीज करनी होगी, लाइक अगर किसी थर्ड पार्टी से पूछना है, इंक्वायरी करनी है, या फिर मैनेजमेंट से, बोर्ड से इंक्वायरी करनी है, तो ये ऑडिटर के पास पावर होती है कि वो इंक्वायरी कर सकता है. यहाँ पे मैंने पावर बोला, ड्यूटीज़ नहीं बोला, बिकॉज ड्यूटीज़ है उसकी इंक्वायरी करना. लेकिन इंक्वायरी करने के लिए अगर वो थर्ड पर्सन से कुछ असिस्टेंस मांगता है, लाइक डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, तो वो उसके लिए पावर बन जाती है बिकॉज वो थर्ड पर्सन के ऊपर अप्लाई होती है. सेकेंड इज ड्यूटीज़ टू साइन एन ऑडिट रिपोर्ट. यू ऑल नो वेल कि ऑडिटर जब ऑडिट करता है कंपनी की तो एट द एंड आफ्टर वाचिंग एंड वेरिफिकेशन मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस ही प्रिपेयर एन ऑडिट रिपोर्ट. और वो ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, वो ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को. और फर्दर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है अपने रिस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को इन जनरल मीटिंग. तो यहाँ पे ड्यूटी है ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना किसकी, ऑडिटर की. तो जिस ऑडिटर ने ऑडिट किया है कंपनी के अकाउंट्स को वही ऑडिटर ही साइन करेगा उस ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर, और कोई ऑडिटर साइन नहीं कर सकता उसके ऊपर. इट्स द लीगल ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर हु ऑडिट द कंपनीज अकाउंट. थर्ड इज ड्यूटी टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे. ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स
ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वो गिवन है ICAI द्वारा। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में ये डिफाइन है कि जब ऑडिटर कंपनी के पास ऑडिट करने जाता है तो उसे कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं एज एन इंडिविजुअल। दैट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अप्लाई ओनली टू एन ऑडिटर नॉट द कंपनी। तो ऑडिटर अगर ऑडिट करने अपने क्लाइंट के पास जाता है तो उसके पास कुछ ड्यूटीज़, कुछ राइट्स, कुछ पावर्स गिवन है, कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं कि आप अगर जाते हो ऑडिट करने के लिए तो आपको एक फॉर्मल ड्रेस में, यूनिफॉर्म में जाना है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स में गिवन है, तो इस रूल्स को फॉलो करना होता है। तो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आया कहाँ से? ये ICAI ने फॉर्मुलेट किया है ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को अंडर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। ICAI के अंदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर कुछ रूल्स बने हुए हैं। उसी रूल्स के अंदर एक रूल है IAASB। IAASB हेयर मीन्स इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड। ये बोर्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंडर फॉर्म हुआ है, बाय द ICAI ने फॉर्म किया है। तो इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, मैं 3 स्टैंडर्ड्स का एग्जांपल देता हूँ। SA200। SA200 मीन्स स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग 200। SA200 की बात करें तो उसमें डिफाइन है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड द कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन कोऑर्डिनेशन विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। एंड फॉर एग्जांपल SA230 SA230 में डिफाइन है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, कि जब आप ऑडिटिंग करोगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन फुलफिल करने होते हैं, ये SA230 के अंदर डिफाइन है। और सिमिलरली SA220 की बात करें, SA220 उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि क्या क्या क्वालिटीज़ का ध्यान रखना है वाइल ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं जिसको कॉम्प्लाई करना पड़ता है ऑडिटर को जब अपने क्लाइंट के पास वो ऑडिट करने के लिए विजिट करता है। तो नेक्स्ट इज़ ड्यूटी टू रिपोर्ट। यहाँ पे ये है ड्यूटी टू प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट, इसे करेक्ट लीजिएगा, ड्यूटी टू प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट। तो जब भी ऑडिटर ऑडिट करने जाता है अकाउंट्स पे तो उसकी ड्यूटी बनती है एट द एंड। आई हैव अर्लियर डिस्कस कि वॉचिंग एंड वेरिफिकेशन सभी एग्जामिनेशन करने के बाद अकाउंट्स की, ये ऑडिटर की ड्यूटी है कि उसे एक ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और ये ऑडिट रिपोर्ट रैंडम नहीं होगी, ऑडिट रिपोर्ट का सेट फॉर्मेट होता है जो ICAI ने डिफाइन किया, तो उस सेट फॉर्मेट के अंदर ही ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करनी होती है। तो दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर, दिस इज़ द लीगल ड्यूटी ऑफ एन ऑडिटर टू प्रिपेयर एन ऑडिट रिपोर्ट। और ऑडिट रिपोर्ट की हम बात करें तो इसमें क्या क्या कंटेंट हो सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट जब प्रिपेयर करता है ऑडिटर। तो इसमें कंटेंट की बात करें तो हेडिंग होती है, टाइटल मीन्स कि जो इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स की रिपोर्ट है उसका टाइटल क्या है, एंड एड्रेसेस यानी कि किसको प्रेजेंट करना है ये, तो उस एड्रेसेस के बारे में लिखा होता है। एंड ऑडिटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दैट इज़ मेंशन इन दी ऑडिट रिपोर्ट। ओपिनियंस होता है और बेसिस ऑफ ओपिनियन मतलब किस बेसिस पे क्या ओपिनियन फॉर्म किया गया है वो मेंशन होता है ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। और ऑफ कोर्स सिग्नेचर ऑफ द ऑडिटर एंड द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तो मेंशन होता ही है। तो ऐसे कुछ और कंटेंट है जो इसके अंदर होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज़ द ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन फ्रॉड्स। यहाँ पे एक हम इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाली बात है कि जो फ्रॉड है, इस फ्रॉड अगर वाइल एग्जामिनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर ऑडिटर कुछ फ्रॉड्स आइडेंटिफाई करता है तो उस फ्रॉड्स के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का राइट वैसे देखा है तो इंडिविजुअल नहीं है, लेकिन वो पर्सनल लेवल पे ले सकता है एक्शन। कुछ अगर PIL फाइल करनी तो कर सकता है, बट यहाँ पे ड्यूटीज़ है उसकी रिपोर्ट करना फ्रॉड्स को। अब ये जो ड्यूटी है फ्रॉड्स को रिपोर्ट करना, अगर अकाउंट्स को एग्जामिन करते टाइम से कुछ फ्रॉड्स मिलता है तो उसको जो रिपोर्ट करेगा कहाँ पे, फर्स्ट इज़ रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा उस फ्रॉड के बारे में जो उसने आइडेंटिफाई किया है वाइल मेकिंग ऑडिटिंग ऑफ द क्लाइंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अंडर सेक्शन 143 और सब सेक्शन 12 के अंदर अगर फ्रॉड 1 करोड़ से अधिक है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेगा ऑडिटर उस कंपनी के बारे में कि यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस हैं, फ्रॉड हो रहा है जो 1 करोड़ से अधिक का अमाउंट का है। अगर यही अमाउंट फ्रॉड जो है वो लेस देन 1 करोड़ हो जाता है, यानी कि 1 करोड़ से कम का फ्रॉड है, तो फिर ऑडिटर की यहाँ पे ड्यूटी बनती है कि वो रिपोर्ट करेगा किसको, ऑडिट कमेटी को और बोर्ड को। अब यहाँ पे वर्ड आया ऑडिट कमेटी। अब हम पहले समझते हैं कि ऑडिट कमेटी क्या होती है। ऑडिट कमेटी के बारे में जानने के लिए आपको एक हायरार्की समझनी पड़ेगी। ऑडिट कमेटी बनाता कौन है। आपको पता हो कि कंपनी के अंदर सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पे होते हैं BOD, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही कमेटीज फॉर्म करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बेसिकली 2 कमेटीज आती हैं, लाइक कंपनी एग्जीक्यूटिव्स, लाइक CEO जो होते हैं वो होते हैं उसके पार्ट्स, और दूसरा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फॉर्मुलेट करता है ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ होती हैं कि वो इंडिपेंडेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेगा, जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं उनको हायर करेगा। तो ऑडिट कमेटी को बनाया गया है, किसने बनाया है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। और ऑडिट कमेटी ने अपॉइंट किया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को, इंडिपेंडेंट ऑडिटर को, जो ऑडिट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। अब इंडिपेंडेंट ऑडिटर ने जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट कर लिया तो क्या करेगा? वो रिपोर्ट करेगा, जो भी कुछ होगा उसमें रिपोर्ट करेगा वो ऑडिट कमेटी को, अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा ऑडिट कमेटी को, और ऑडिट कमेटी फर्दर रिपोर्ट देगी किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इसको रिपोर्ट करेंगे जनरल मीटिंग के अंदर टू द शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स होंगे जनरल मीटिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट रिपोर्ट को फाइनेंशियल रिपोर्ट अटैच करके रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे। सो ये ऑडिट कमेटी का एक हायरार्की था कि ऑडिट कमेटी बनती कैसे है। थर्ड इज द डिस्क्लोजर इन द बोर्ड्स रिपोर्ट। ऑफ कोर्स अगर कोई फ्रॉड आइडेंटिफाई होता है वाइल डूइंग ऑडिटिंग, तो जो ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है ऑडिटर एट द एंड ऑफ द एग्जामिनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, तो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर उस फ्रॉड को डिस्क्लोज करना इसकी ड्यूटी है, उसे डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट दैट इज 6th पार्ट। 6 इज द ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन एनी अदर मैटर स्पेसिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड की हैं। नफरा का नाम सुना होगा आपने। नफरा इज़ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़। तो ये अथॉरिटीज़ है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर टू ओवरसी दी ऑडिटिंग प्रोफेशंस एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया अंडर कंपनीज एक्ट 2013। यानी कि नफरा जो है एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर का काम करता है देखने के लिए कि जो ऑडिटिंग प्रोफेशनल्स है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को देखने के लिए काम करता है नफरा। तो इसके अंदर कुछ ऐसी मैटर्स स्पेसिफाइड हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जो ऑडिटर को फुलफिल करना होता है, यानी कि ऑडिटर की ड्यूटी बन जाती है टू रिपोर्ट एनी सर्टेन मैटर जो स्पेसिफाइड किए गए हैं इसके अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो स्पेसिफाई किए हैं थ्रू दी नफरा के थ्रू। एंड 7th इज द ड्यूटी एंड पावर्स ऑफ द कंपनीज ऑडिटर विद रेफरेंस टू द ऑडिट ऑफ ब्रांच। ऑडिट ऑफ ब्रांच की हम बात करें तो जब ब्रांच ऑडिट होता है, क्योंकि जब कंपनी का ऑडिट होता है तो कंपनी कैसे ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांच का भी ऑडिट साथ में चलता है और उन ब्रांच के ऑडिटर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ब्रांच ऑडिट शुड लेंड असिस्टेंस व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो ब्रांच का जो ऑडिटर है जब भी असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो जो मेन कंपनी का मेन ऑडिटर है उसको असिस्टेंट प्रोवाइड कर सकता है वाइल मेकिंग ऑडिटिंग। बीच बीच में कुछ असिस्टेंट दे सकता है कि ये ब्रांच में हो रहा है, ये ब्रांच की रिपोर्टिंग है। तो जो ऑडिटर हैं मेन कंपनी के ऑडिटर यानी कि पेरेंट कंपनी के ऑडिटर और ब्रांच कंपनी के ऑडिटर उन आपस में कोऑर्डिनेट करके रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। और एट द एंड जब रिपोर्ट प्रिपेयर होती है तो जो मेन पेरेंट कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है, वो इनकॉर्पोरेट कर देता है ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। लिसन अगेन, जब मेन कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट को अपने कंपनी के ऑडिट रिपोर्ट के साथ इनकॉर्पोरेट करता है, यानी कि मर्ज कर देता है। तो इस टाइप की असिस्टेंस ले सकते हैं। ये ड्यूटीज़ होती है किसकी, ऑडिटर की, कि उसे अपने जो भी ब्रांच ऑडिटर है उससे असिस्टेंस लेनी पड़ेगी। तभी आप अब ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा सकते हो पूरा कंपनी के सभी ब्रांचेस के बारे में और मेन कंपनी के बारे में। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो एक एग्जर्प्ट मीन्स कि वर्किंग पेपर प्रिपेयर करते हैं हर एक ऑडिटर। तो उस वर्किंग पेपर को शेयर करना प्राइवेसी के अगेंस्ट है, बट सम टाइम अगर चाहे जो ब्रांच का ऑडिटर अगर वो चाहे अपना जो वर्किंग पेपर है तो उस वर्किंग पेपर को शेयर कर सकता है विद द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो इस तरीके से आपस में कोऑर्डिनेट करके वो फाइनल ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं। लास्ट इज द ड्यूटी टू स्टेट द रीज़न फॉर क्वालिफिकेशन और नेगेटिव रिपोर्ट। जब ऑडिटर रिपोर्ट देता है, यानी कि जब ऑडिट कंप्लीट हो गया तो उसने ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की। ऑडिट रिपोर्ट जब प्रिपेयर करता है तो हमें बेसिकली 4 टाइप की रिपोर्टिंग देता है, यानी कंपनी को एक तरह से रेटिंग दी जाती है। तो 4 टाइप की रेटिंग होती है और ये 4 टाइप की रेटिंग 2 टाइप में डिफाइंड है। फर्स्ट इज़ अनमोडिफाइड ओपिनियन और सेकेंड इज़ मॉडिफाइड ओपिनियन। अनमोडिफाइड ओपिनियन में अगर कंपनी के अकाउंट्स को बिल्कुल क्लियर ओपिनियन देना है, मीन्स कि कंपनी के अकाउंट में सभी रूल्स एंड रेगुलेशन फुलफिल किए हैं और सभी पॉलिसीज़ फॉलो किए, तो उसे हम क्लियर रिपोर्ट देंगे, तो उसे हम कहेंगे अनमोडिफाइड ओपिनियन, दैट इज़ क्लियर ओपिनियन। बट इन केस ऑफ द
मॉडिफाइड ओपिनियन के अंदर 3 टाइप के ओपिनियन आते हैं जो ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में प्रेजेंट करता है। फर्स्ट इज़ एडवर्स ओपिनियन, सेकंड इज़ क्वालिफाइड ओपिनियन, थर्ड इज़ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इन सभी ओपिनियन के बारे में मैंने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस कर दिया है, यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ टाइम इशू। सो ये 4 टाइप की जो है ओपिनियन होता है जो ऑडिटर देता है। अगर ये ओपिनियन जो भी ओपिनियन दिया है ऑडिटर ने, इसको इसके पीछे रीज़न देना पड़ेगा कि ये ओपिनियन क्यों फॉर्म किया। एडवर्स अगर ओपिनियन दिया है कंपनी को तो क्यों दिया है, उसके पीछे रीज़न देना पड़ेगा। तो ये ड्यूटी होती है ऑडिटर की टू कंप्लाई, और ये ड्यूटी इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 4 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। आई होप दैट विल बी क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू सो मच।